नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC 9 और मैं हूं आपके साथ साया चौहान। करते हैं रुख खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा ने भारत मलेशिया संबंधों को नई मजबूती और गति प्रदान की। यह यात्रा 7-8 फरवरी 2026 को हुई, जिसमें दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को ठोस परिणामों में बदलने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई दी। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, व्यापार और कई अन्य क्षेत्रों में 11 महत्वपूर्ण MOUs और समझौते पर हस्ताक्षर हुए। वहीं विदेश मंत्रालय ने इसे व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी को ठोस रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत और मलेशिया की बढ़ती दोस्ती दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज की चुनौतियों का समाधान वैश्विक संस्थानों में सुधार से ही संभव है। आतंकवाद पर साफ संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं। ये समझौते व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवीनीकरण ऊर्जा, AI और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि इस यात्रा को 2026 की अपनी पहली यात्रा उन्होंने बताया। विदेश यात्रा बताते हुए कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक शांति स्थिरता के लिए मलेशिया जैसे एशियन भागीदार महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया। यह यात्रा न केवल आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगी, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के जुड़ाव को भी मजबूत करेगी। मलेशिया में भारतीय मूल की बड़ी आबादी इसे विशेष बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मलेशिया यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मुलाकात में सुरक्षा, सेमीकंडक्टर और व्यापार पर 11 MOU साइन किए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा व्यापक रणनीतिक साझेदारी को ठोस परिणामों में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम के साथ संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत मलेशिया की बढ़ती दोस्ती दोनों देशों के लिए बेहद अहम है। आज की चुनौतियों के समाधान के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार जरूरी है। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा की। वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। कूटनीतिक गलियारों से आज की बड़ी खबर सामने आ रही है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की दिल्ली यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति हर्मिनी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, निवेश और रणनीतिक साझेदारी पर भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स के लिए $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान किया। यह आर्थिक मदद सोशल हाउसिंग, ई-मोबिलिटी, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में विकास को गति देगी। साथ ही समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ हम फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस में भी आगे बढ़ेंगे। विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशेल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशेल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के आईटेक प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे खुशी है कि सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एमओयू हो रहा है। इसके तहत हम भारत का सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेशेल्स के लिए भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार रहा है। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशेल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण संबंधों में सुधार के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हाल ही में ओटावा का दौरा किया, जहां उन्होंने कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली जी ड्रूइन के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा संवाद किया। 2023 के विवादों के बाद यह दोनों देशों के बीच पहली बड़ी उच्च स्तरीय वार्ता है। इस बैठक में सुरक्षा और कानून प्रवर्तन को लेकर साझा कार्य योजना पर सहमति बनी। मुख्य समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहां लिहाजन अधिकारी नियुक्त करेंगे। साथ ही ड्रग्स, साइबर खतरों और संगठित अपराधों पर अब वास्तविक समय में सूचनाएं साझा की जाएंगी। एनएसए डोभाल ने कनाडाई मंत्री गैरी से भी मुलाकात की आपसी सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया। लोकसभा में आज भारतीय अंडर 19 विश्व कप 2026 चैंपियन टीम को बधाई दी गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, हमारी युवा ब्रिगेड ने अंडर 19 विश्व कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को करारी शिकस्त देकर विश्व कप पर कब्जा कर लिया है। जिम्बाब्वे के हरारे में हुए इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने अद्भुत कौशल और दृढ़ संकल्प से इतिहास रच दिया। उन्होंने इसे भारतीय खेल जगत का स्वर्णिम अध्याय बताया और कहा कि यह जीत करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें सच करने की नई प्रेरणा देगी। माननीय सदस्यगण,
भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम ने 6 फरवरी 2026 को जिम्बाब्वे के हरारे में आयोजित फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को पराजित कर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2026 जीतकर देश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान भारत के युवा क्रिकेट खिलाड़ियों ने अद्भुत कौशल, दृढ़ संकल्प, अनुशासन तथा टीम वर्क का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनकी इस उपलब्धि से देश भर के युवाओं को उत्कृष्टता प्रदान करने की प्रेरणा मिली है। ये सभा भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई देती है तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है और उससे आने वाले समय में हमारे देश के युवा खिलाड़ियों को और प्रेरणा मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा 2026 के एपिसोड 2 को प्रसारित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे। स्टूडेंट से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि तैयारी को अभ्यास से चुनौतियां आसान होती हैं। वहीं पीएम ने कहा कि परीक्षा की तैयारी के अनुभव परीक्षा के समय आने वाले विचार, स्ट्रेस और लोगों की एक्सपेक्टेशन से जुड़े हुए ढेर सारे सवाल लगातार चर्चा का हिस्सा बनते हैं और परीक्षा पे चर्चा का मकसद ही है कि हमारे युवा साथी इस पर खुलकर बात करें। पीएम ने स्टार्टअप पर सलाह संदेश भी दिया और कहा कि स्टार्टअप करने से पहले आपको सारी जानकारियां जुटा लेनी चाहिए। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टार्टअप के लिए टीम वर्क होना जरूरी है। साथ ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की जानी चाहिए। जयपुर स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने अपने गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्होंने आयुर्वेद को आधुनिक अनुसंधान से जोड़ने पर जोर दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी शिरकत की। समारोह का विशेष आकर्षण रही ओलंपियन जिम्नास्ट दीपा कर्माकर। इस दौरान संस्थान की उपलब्धियों पर स्मारिका का विमोचन हुआ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्यमंत्री ने संस्थान के योगदान को सराहते हुए भविष्य में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया। इस आयोजन ने आयुर्वेद के वैश्विक महत्व को एक नई पहचान दी है। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर का ये स्वर्ण जयंती समारोह हमारे आयुर्वेद के गौरवशाली इतिहास को फिर से जीवंत करने का ये समय है। आज उन अनेक आचार्यों, वैदाचार्यों, चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और कर्मयोगियों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। और सामने की जो पंक्ति है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भी बहुत मेहनत के साथ इस हमारी संस्था को आगे बढ़ाया है। इनकी तपस्या
श्रमशीलता, समर्पण, आयुर्वेद के इस दिव्य दीपक को सदैव प्रज्वलित इन्होंने किया है। राजस्थान की धरती पर स्थापित इस संस्थान ने 50 वर्षों जिस ऊंचाई, प्रतिष्ठा, राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त किया है, ये वास्तव में अनुकरणीय है और प्रेरणा स्रोत भी है। जब परंपरा विज्ञान, अनुशासन और सेवा भाव के साथ चलती है, तब एक संस्थान केवल भवन नहीं रहता, वह राष्ट्रीय धरोहर, ज्ञानपीठ और सेवा पथ बन जाता है। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने इसे सिद्ध करके दिखाया है। भाइयों बहनों, राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें बहुत गहरी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी, जिसमें आयुर्वेद की जो आवश्यकता होती है, उस उत्पादन की इसमें क्षमता है। यहाँ की हर पहाड़ी, हर वन, हर औषधीय पौधा इस बात का साक्षी है। ये धरती सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रहा है, क्योंकि अरावलियों की पहाड़ियों से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले औषधीय पौधे इस बात का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने न केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया, बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज जब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, तो हमें उसका गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1976 में एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का देश का प्रथम आयुर्वेद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होना राजस्थान और भारत दोनों के लिए गौरव का अध्याय है। सबसे पहले एनआई की स्वर्ण जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर आप सबके बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। 50 वर्ष की एनआई की यह यात्रा केवल समय की गणना नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद के उन असंख्य शोधार्थियों, चिकित्सकों और कर्मयोगियों की अटूट निष्ठा, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आयुर्वेद के दीपक को जलाए रखा। मैं यहाँ आज उनको नमन करता हूँ, अभिनंदन भी उनका करता हूँ। साथियों, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शक्तिशाली नेतृत्व में हमारी सरकार का विजन स्पष्ट है। परंपरा की जड़ों में विज्ञान का कंजर्वेशन और कल्याण की शाखाओं का विस्तार। हमारी परंपरागत चिकित्सा प्रणालियां होलिस्टिक हेल्थ की भारतीय अवधारणा को साकार करती है। भारत सरकार का उद्देश्य केवल रोग का उपचार नहीं, बल्कि स्वस्थ, सशक्त और संतुलित व्यवस्था का निर्माण करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में आयुष को राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था की मुख्य धारा में प्रतिष्ठित किया गया है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को इस वर्ष के बजट में आयुष के लिए 3 नए आयुर्वेद के अखिल भारतीय संस्थान सहित सभी घोषणाओं के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आयुष के लिए दूरगामी कदम सिद्ध होंगे। मुरादाबाद नगर निगम स्वच्छता को लेकर जीरो टॉलरेंस मोड में है। हाल ही में बौद्ध बाजार क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें आउटसोर्सिंग सफाई मित्र अजय कुमार डस्टबिन से कूड़ा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने जांच के बाद सफाई मित्र अजय की सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी हैं। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता और
शहर की छवि खराब करने वाले कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम ने सभी एजेंसियों को मानकों का पालन करने के निर्देश दिए हैं और नागरिकों से शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग मांगा है। नगर आयुक्त ने कहा कि यदि कहीं भी गंदगी और लापरवाही दिखाई दे तो उसकी सूचना नगर निगम को दें ताकि समय रहते कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। सड़कों पर मौत कब और किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां एक ट्रक से निकली लोहे की छड़ें पीछे चल रही कार को चीरते हुए आर पार हो गई। यह दृश्य देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। गनीमत रही कि छड़ें कार के बीचों बीच घुसी, वरना बड़ी जानहानि तय थी। यह हादसा हमारी सड़क सुरक्षा व्यवस्था और ओवरलोडिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाता है। क्या सड़कों पर माल ढोने वाले वाहनों की लापरवाही का खामियाजा आम आदमी अपनी जान देकर भुगतेगा? प्रशासन इन चलती फिरती मौतों पर लगाम कब कसेगा? मणिपुर के उखरुल जिले से चिंताजनक खबर सामने आ रही है। लितान इलाके में एक छोटी सी घटना ने हिंसक रूप ले लिया, जहां नागा और कुकी जो समुदायों के बीच झड़पें शुरू हो गई हैं। खबरों के अनुसार हथियारबंद समूहों ने दोनों पक्षों के घरों को आग से हवाले कर दिया, जिसमें लितान खारे खोंग के करीब 20 तांगखुल नागा घर क्षतिग्रस्त हुए। स्थिति को बिगड़ता देख जिला मजिस्ट्रेट आशीष दास ने पूरे क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। इलाके में पथराव और गोलीबारी की घटनाओं के बाद सेना, असम राइफल्स और पैरामिलिट्री बलों को मोर्चा संभालने के लिए तैनात कर दिया गया है। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है ताकि हिंसा को फैलाने से रोका जा सके। पंजाब के तरतार से एक रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां के एक प्राइवेट लॉ कॉलेज में छात्र ने अपनी एक सहपाठी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी उड़ा लिया। क्लासरूम में युवक ने बैग से पिस्टल निकाली और छात्रा संदीप कौर के सिर में गोली मार दी। छात्रा की मौत के तुरंत बाद युवक ने पिस्टल रिलोड की और खुद की कनपटी पर गोली चला दी। यह पूरी खौफनाक घटना क्लासरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के अनुसार मामला एक तरफा प्यार और प्रपोजल रिजेक्ट होने का लग रहा था। बताया जा रहा है कि वैलेंटाइन वीक में छात्रा ने युवक का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिससे आक्रोशित होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस फिलहाल मामले की गहन जांच में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।